ये टॉर्क में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉर्क के बारे में क्या क्या बताया था आपको? टॉर्क की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कराई थी आपको 2-4 महीने। चलिए एक प्रॉब्लम का आंसर और दिया आप लोग मुझे। चलिए भाई प्लीज, अब बातें नहीं। क्वेश्चन सॉलिड्स में भी है, देखो भाई ये 2 स्ट्रिंग हो गई। वॉइस नहीं आ रही है, दिक्कत है। ठीक है सारे बच्चे, मासलेस रॉड है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक मास रख दिया है कैपिटल एम। कितनी डिस्टेंस पे यहां से? L/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3L/4, ठीक है। फाइंड स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन एंड स्ट्रिंग्स। दोनों स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन बतानी है कितनी कितनी होगी। रॉड कैसी है? रॉड मासलेस है और मैंने कितना मास रखा है? M। कितने डिस्टेंस पे? L/4 फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। अभी मैं बतानी यहाँ पे टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स में कितनी कितनी टेंशन होगी, ये निकालनी है आपको। अगर ये मास बीच में होता तो फिर क्या होता? mg/2 दोनों पे इक्वल टेंशन आती है ना। अभी आपका लोड दोनों पे अलग अलग शेयर होगा, तो रॉड का एफबीडी बना देते हैं। रॉड पे कितना कितना? मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, देखो बताओ इस रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस है? अच्छा रॉड पे कौन कौन से फोर्स है बताइए? ये T1 और ये कितना हो गया? T2, और यहाँ पे एक फोर्स कितना है बताइए? mg, है ना। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 3L/4, और डिस्टेंस कितनी है आपकी? L/4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है फोर्स भी बैलेंस होता है और टॉर्क भी बैलेंस होता है। फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? पहले फोर्सेस को बैलेंस करते हैं ना। फोर्सेस को बैलेंस करने पे क्या इक्वेशन बनी बताइए आप लोग? T1 प्लस mg, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। और क्या करना होता है? टॉर्क कहाँ से ले सकते हो? कहीं से लो, वो आपको डिपेंड करता है। धीरे आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा टॉर्क कहाँ से लेना है, ठीक है। अभी काम करते हैं, अभी mg से ले लेते हैं। हालांकि mg से टॉर्क लेना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन चलो mg से ले लेते हैं। टेकिंग टॉर्क अबाउट mg, ठीक है। तो सोचो भाई mg से टॉर्क लेना क्या होगा? कि कौन कौन से टॉर्क आएंगे? क्या mg का टॉर्क आएगा? नहीं आएगा mg का टॉर्क। क्यों नहीं आएगा? mg वहीं से पास कर गया, तो जब कोई फोर्स एक्सिस से पास करता है उसका टॉर्क क्या होता है? 0। mg को तो भूल जाओ। अब इधर कौन है बताइए? T1, कितना आएगा इसका टॉर्क? T1 × L/4। इसका कितना आएगा? T1 का किधर आएगा बताइए? ऊपर ऐसा लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और T2 का क्या आएगा? क्लॉकवाइज। तो लिख लेते हैं भाई, T1 × L/4 इज इक्वल टू कितना? T2 × 3L/4। यहां से निकालिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। 4 से 4 कैंसिल होगा तो शायद T1 कितना जाएगा? ये सेकंड इक्वेशन आ गई, है ना। और सेकंड और 1 को यूज कर लिया। T1 + T2 कितना है बताइए आप? T1 + T2 mg है ना। या T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3T2 + T2 इज mg, तो 4T2 इज mg। T2 कितना हो गया? mg/4। और T1 कितना आएगा भाई?
T1 कितना है 3T2 3mg/4, ये वैल्यूज आ जाएंगी, नोट करिए आप लोग। डायरेक्टली निकालो, बताओ सीधे निकालना है। अगर मुझे फोर्स की इक्वेशन T1 के बाद टॉर्क लेना है। अच्छा T1 टॉर्क लेना शायद आंसर सीधा जाएगा, है ना। टॉर्क के अबाउट T1, गगन किसका ऐसा टॉर्क आएगा बताओ T1 के अबाउट। T1 मतलब यहां पे सोच लेते हैं क्या है कि रॉड यहां से घूम रही है, तो T1 का क्या हो गया, T1 का तो हो गया 0, ठीक है। तो किसका ऐसा टॉर्क आएगा भाई, mg का बताओ कितना आएगा इसके अबाउट। देखो रॉड यहां से घूम रही है, ऐसे पकड़ लो रॉड को, ठीक है। mg कहां लग रहा है, बीच में लग रहा है, डिस्टेंस कितनी यहां से, तो टॉर्क कितना आएगा mg इंटू L/2, ठीक है। नहीं mg इंटू L/4, हाँ मैं गलत बोल गया। टॉर्क कितना आएगा इसका, मैंने L/2 बोल दिया शायद, mg इंटू L/4 देगा टॉर्क। समझ रहे हो आप लोग, जहां से आपको टॉर्क लेना है वहां पे रॉड को पकड़ लो बस आप। अच्छा दूसरा कौन सा आएगा बताइए आप, T2 का कितना आएगा, T2 इंटू L। तो इससे आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी, समझे। और एक बार टॉर्क वहां से ले लो आप, कहां से, T2 से ले लो आप, तो देखो क्या आएगा। हाँ तो जो वो तो कहीं से ले सकते हो ना, किसी को 0 कर लो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, है ना। है भी सबका रोल भी तो अलग अलग है भाई। अगर तुम यहाँ से बॉडी को घुमाओगे तो T1 नहीं घुमाएगा, यहाँ से घुमाओगे तो mg नहीं घुमाएगा, यहाँ से घुमाओगे तो समझ गए ना, तो अलग अलग आएगा, बिल्कुल आएगा, सबका अलग अलग टॉर्क। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में कहता है, सुनो भाई ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि दोनों वायर्स में बराबर स्ट्रेस लाना है, समझे। अभी क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। अभी आपसे क्या बोलता कि दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस लाना है, तो बताओ इनका क्रॉस सेक्शन का एरिया रेशियो क्या होगा। लिखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ वायर if calculate ratio of diameters of wire if they have same stress। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, है ना। दोनों वायर्स में स्ट्रेस क्या है, सेम है, तो क्या होगा बताओ। इसका एरिया, इसमें टेंशन कितनी थी, T1 थी ना, इसमें स्ट्रेस कितनी आएगी बताइए आप। इसमें स्ट्रेस आएगी T1/A1 आएगी स्ट्रेस, और इसमें स्ट्रेस कितनी आएगी बताइए। दोनों को उठा के इक्वल कर दो, 3:1 आ जाएगा, समझे भाई। एक में टेंशन थ्राइस है यार दूसरे की, तो उसका एरिया भी तो थ्राइस करो। जिसमें टेंशन ज्यादा है 3 टाइम्स है, उसका एरिया भी तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा आपको ना। तो पहले वाले में T1/A1 इज इक्वल टू T2/A2 करिए आप, देखिए फिर क्या बैठेगा। बताइए यहाँ से T1/T2 कितना आ जाएगा, A1/A2, और T1/T2 आया कितना था यार, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस को सेम करना है, तो क्वेश्चन पढ़ो, है ना। तो इसके लिए इनका क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए। कितना आया था T1/T2 यार, 3, A1/A2 3 आ जाएगा। डायमीटर का रेशियो बोला था मैंने, अभी तो गड़बड़ी हो गई। A1 कितना आएगा बताइए, πD1²/4 अपॉन कितना ये πD2²/4, तो 3 कितना आ गया, D1²/D2²। बताइए D1/D2 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये होगा फाइनल आंसर।
d1/d2 इज √3, नोट करिए भाई। ये रॉड हो गई और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिंग है, ठीक है, कितने एंगल पे 30, और रॉड यहां से क्या कर सकती है, यहां से ये ऐसे घूम सकती है, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड, इसका मास m है, लेंथ l है, मास इज m, लेंथ इज l। फिर रस्सी को कट कर दें तो क्या होगा भाई, नीचे गिर जाएगी। तो रस्सी ने उसको क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। अरे टॉर्क आपको समझ में आ रहा है कि टॉर्क किससे क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, जब कहीं पे कोई घूमने वाली टेंडेंसी दिख रही है, कहीं पे कोई एक्सिस है, नेल लगा रखा है आपने, तो वो क्वेश्चन हमेशा फोर्स और टॉर्क दोनों से बैलेंस होंगे, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ देखो यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी, T आएगी, ये कितना आएगा बताइए, T cos 30, और ये कितना आएगा, और ये कितना आएगा mg, ठीक है। देखो यहाँ फोर्सेस नहीं बनाते हैं, जरूरत नहीं बनाने की, क्यों नहीं जरूरत है बताओ, सुनो भाई, यहाँ मैं फोर्स नहीं बनाता क्योंकि मुझे कहाँ से टॉर्क लेना है, मुझे यहीं से टॉर्क लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट, कहीं से भी आप टॉर्क ले सकते हो जहां से बॉडी घूम रही है, टेकिंग टॉर्क अबाउट हिंज, हिंज से टॉर्क लेता है। सिंपल फोर्स के लिए बैलेंस करा इसमें, हाँ अगर सिंपल करते तो t sin 30 mg ना। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा इसको बात को, सेंटर ऑफ मास से लेना पड़ेगा। हाँ अभी अभी एक सेकंड क्वेश्चन होल्ड पे कर लेते हैं, अभी अभी जस्ट बताते हैं, सुनो। तो हिंज से टॉर्क लेते हैं, सुनो भाई। तो यहां पे पकड़ लो आप रॉड को, है ना, रॉड को सोचो, रॉड कहां से घूम रही है, एक्चुअल में रॉड यहीं से घूम रही है, बस यहां से ऐसे पकड़िए। अब कौन कौन घुमा रहा है उसको, mg नीचे घुमा रहा है ऐसे, है ना, कितने डिस्टेंस पे, कितना आ गया टॉर्क, mgl/2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक टॉर्क आ गया mgl/2 क्लॉकवाइज, बैलेंस कौन कर रहा है इसको, 30, कितना, ये t sin 30 × l इसको बैलेंस कर रहा है, इसको माइनस कर देते हैं भाई। किसी एक को आप पॉजिटिव लिख सकते हो, सुन लो भाई, किसी दूसरे को आप नेगेटिव लिख सकते हो। तो मैंने क्लॉकवाइज को क्या ले लिया, पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को, और दोनों ऐड करके 0 कर दिया। या मैं अलग अलग भी लिख सकता था, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मत पूछना कि मैंने साइन क्यों लगा दिया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, किसी को भी मान लो आप, ठीक है। तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है कौन, t sin 30 × l। देखो यहाँ से t कितना देगा, आगे क्वेश्चन में, अभी तुम्हारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अब सुनो एक बार, अब हिंज पे तो फोर्स आएगा यार, क्यों, अभी हिंज को हटा दो तो क्या होगा बताओ, रॉड ऐसे नीचे गिर जाएगी, तो हिंज ने सपोर्ट दे रखा होगा, ठीक है। अब हिंज का फोर्स किधर आएगा बताओ आप, सारे बच्चे सोच के आंसर दें। हिंज का स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना क्या होता है, हिंज में यार जैसे रॉड हो गई ना, तो यहाँ पे रॉड में एक होल होता है, और ये जो हिंज है यहाँ भी होल होगा, बीच में एक नेल डाल देता है, समझ गया ना, रॉड में भी यहाँ पे एक होल होगा और हिंज में भी होल होगा, बीच में एक नेल डाल के उसको दोनों साइड से ऐसे हैमर कर देंगे तो नेल उसमें फिक्स हो जाएगा, समझे, और ये हिंज ऊपर नीचे ऐसे घूमेगी, समझ गए। तो बेसिकली ये एक सिलेंडर टाइप का पड़ा होता है, किसमें, मतलब ऐसे एक सिलेंड्रिकल कैविटी होगी, समझे, और इसमें क्या होगा ऐसे, ये आपका क्या पड़ा होगा, ये नेल होगा या रिवेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पे टच करेगा इसको बताओ,
जैसे तुम ये रॉड है ना, तुम इसको ऐसे खींच लोगे तो कहाँ जाकर टच करेगा बताओ? ये यहाँ पे जाके इसको टच करेगा? नहीं समझा? मैं रॉड को मैं ऊपर खींच लूँ ऐसे, थोड़े एंगल पे ऐसे कर दूँ तो क्या होगा बताओ? ये इसको इधर टच करेगा ये, है ना? अगर मैं रॉड को ऐसे खींचूँ तो जाके कहाँ टच करेगा ये? तो ये वाला पॉइंट यहाँ टच करेगा। अभी मैं रॉड को नीचे खींचूँ तो कहाँ पे टच करेगा? यहाँ पे टच करेगा। समझे? तो हिंज का फोर्स कहीं भी आ सकता है, बात समझ में आई? जैसे कोई बॉडी कहीं पे, जैसे नॉर्मल एक्शन होता है हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है ना। अब हिंज में तो रॉड घूम सकती है ना कहीं भी, समझा? तो हिंज के फोर्स की कोई एक्शन नहीं होती। सुनो आप पहले, तो जब भी आपको हिंज से फोर्स दिखाना होगा, समझे, तो आप कभी एक फोर्स देख ही नहीं पाओगे, आपको दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। समझ गए आप? तो अब इस रॉड पे हिंज से एक फोर्स आएगा, ठीक है? देखो ये टी कॉस थीटा इसको क्या कर रहा है? तो तुम एक कंपोनेंट इधर दिखाओगे NX, भाई हिंज से जो फोर्स आएगा किसी एंगल पे आएगा भाई, समझ रहे हो आप? जो हिंज से फोर्स आएगा वो किसी एंगल पे आएगा, वो एंगल में पता नहीं होता है। तो हमेशा क्या करते हैं बताओ? उससे बचने के लिए कंपोनेंट्स नहीं बनाते हैं, हमेशा उसको NX NY लिख देते हैं। और एक क्या बना दिया मैंने? एक में बनाया NY किधर? हाँ नहीं, अभी ऊपर फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे, देखो ना, क्या ऊपर के फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं? ये कितना है बताओ? mg। ये कितना आया? t sin 30 की वैल्यू कितनी है? क्या फोर्स बैलेंस हुई है? नहीं बैलेंस हुई है ना। ऊपर का फोर्स तो बैलेंस करोगे ना यार, एक फोर्स NY ऊपर जाएगा। अब किसी बच्चों बात नहीं समझ आई तो बताएं मुझे। हेंस से कभी भी आप नॉर्मल एक्शन डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो हमेशा सेफ साइड में रहने के लिए क्या करना है बताओ? NX को अलग दिखा देना, NY को अलग दिखा देना। थोड़ा थोड़ा आप सोच सकते हो कि NX NY कहाँ है। जैसे अभी NX को अंदर दिखा सकता था मैं, कि मुझे पता है कि टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसको ये खींच रहा है ना रॉड को, तो किसने पकड़ रखा होगा? अरे हिंज ने पकड़ रखा होगा। किधर फोर्स लगाया होगा? NX। अभी मान लो ये स्ट्रिंग ऐसे होती तो, समझ गया? थोड़ा आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि NX NY किधर है। फिर मैंने देखा कि NY का क्या सीन है, ये mg नीचे और ये कितना ऊपर? t sin 30, और t की वैल्यू भी कितनी है? तो मैं समझ में आ गया कि यार ऊपर mg/2 है, नीचे mg, फोर्सेस बैलेंस नहीं है, तो एक फोर्स ऊपर आएगा NY, नीचे बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जब कभी भी आपको हिंज दिखेगी तो क्या करोगे आप? हिंज पे कितने फोर्सेस दिखाओगे? 2, NX और NY। चलो अब अगला पार्ट लिखिए इसमें, कैलकुलेट फोर्स ऑन द रॉड फ्रॉम हिंज। कैलकुलेट फोर्स ऑन रॉड फ्रॉम हिंज। पहले NX बताओ कितना है? नहीं भाई, अच्छा टी की आपने वैल्यू पुट कर दी mg, है ना? ठीक है, तो अभी आप बोलोगे NX इज इक्वल टू क्या? हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करने हैं, ठीक है? बैलेंस होगा NX टी कॉस 30। वर्टिकल बैलेंस मारते हैं, क्या क्या आएगा बताओ? टी की वैल्यू पुट कर देते हैं mg और cos 30 कितना गया ये आ गया। चलो NY कैसे निकलेगा? mg, NY कितना गया? mg माइनस mg/2, ये NX NY आ गया। नोट करिए आप, ठीक है? जब भी हिंज दिखेगी आपको फोर्सेस क्या कर देना है? ब्रेक कर देना NX NY। अगर ये स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल होती फिर क्या होता है? NX नहीं आता, पता है? कल आप क्वेश्चन कराते थे स्ट्रिंग कैसे दिया तो, कल जो क्वेश्चन कराते मैं रस्सी को वर्टिकल लगा रखा था ऐसे, उस केस में क्या होता है? NX की वैल्यू नहीं आती, NX 0 हो जाता।
तो फिर लिखे आप नेक्स्ट। या टॉर्क एक वेक्टर फॉर्म होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखिए आप, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। या देखिए आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और ये वेक्टर कितना है, ये आर हो गया। बनाई भाई आप लोग। तो वेक्टर फॉर्म आएगी। वेक्टर फॉर्म का यार फॉर्मूला क्या था बताओ आप? आर एफ साइन थीटा आया था ना। तो यू कैन गेस कि मैंने आपको बता रखा है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो ही फॉर्मूले बनते हैं, या तो फॉर्मूला आएगा ए बी कॉस थीटा टाइप का, और या फिर फॉर्मूला आएगा कैसा, ए बी साइन थीटा टाइप का। दो ही तरह के फॉर्मूले आते हैं, मोस्टली देखने में आता है। मोस्टली क्या होता ही यही है कि अगर ए बी कॉस थीटा आ गया ना, तो क्या बनता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, है ना। और जब भी ए बी साइन थीटा आता है तो बनता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो इसका वेक्टर फॉर्मूला होता है, आर एफ साइन थीटा था ना, तो आप गेस कर सकते थे कि यहाँ जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क का फॉर्मूला। लिखिए आप। और तुमको याद है कि ए क्रॉस बी क्रॉस एस सेम नहीं होते, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस से अपोजिट आते हैं। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आर और एफ को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एफ क्रॉस आर, है ना। अगर आपने बोला कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, ये क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वेक्टर में कभी नॉर्मल आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे आर इंटू एफ, ये मीनिंगलेस हो गया, समझे। आर क्रॉस एफ बोलो या फिर क्या, आर डॉट एफ। आर इंटू एफ बोल नहीं सकते, क्योंकि वेक्टर में डॉट जैसा वो इन वाला कुछ सीन ही नहीं होता है ना। या तो डॉट बोलो या क्या बोलो उसको, क्रॉस। तो अब बताएगा कोई आर क्रॉस एफ किधर आएगा, अब आप भूल गए। देख ली भाई, ये वेक्टर क्या है, सुन लो भाई, ये आर बना दिया मैंने, हाँ। इसकी टेल से एफ बनाओगे आप। मैं आपको आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बता रहा हूँ। अलग ड्रॉ करोगे किसको, आर को, और उसके टेल से किसको ड्रॉ करोगे, एफ को। एफ ऐसे था ना, फिर ऐसे राइट हैंड को, पाम को स्ट्रेच करोगे, फिंगर्स को रखोगे आर की तरफ, और किधर घुमाओगे, थंब क्या बताएगा, ये क्रॉसवर्ड में बताया था आपको, ठीक है। ऐसे स्ट्रेच करना है किसको, राइट हैंड पाम को, बिल्कुल। थंब को क्या रखना है, 90 पे रखना है, फिंगर्स को यहाँ रखना है, आर से एफ की तरफ घुमाना है। जो ए होता है, आप ए से फिंगर्स कहाँ घुमाते हो, ये ध्यान रखना भाई, ए से बी की तरफ। तो आर से एफ घुमाएंगे आप, तो टॉर्क किधर आ रहा है बताइए, आउटसाइड बोर्ड। देखिए इन दिस केस टॉर्क इज आउटसाइड बोर्ड, है ना, आउटसाइड बोर्ड। जो टॉर्क है वो किधर है, वो हो गया आपका आउटसाइड बोर्ड, ठीक है। और आउटसाइड बोर्ड का मतलब समझे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आउटसाइड बोर्ड का मतलब क्या हो गया कि आप इसको बोल सकते हो कि टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, आउटसाइड बोर्ड, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया तो ऐसे तो लिखो आप, टॉर्क इज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन विल बी इनवर्ट। If torque is clockwise, direction will be inward.
अभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझे? ये स्कूल में भी आएगा, सबके सारे बच्चे देख लें जिनके अभी टॉर्क वगैरह आ रहा है ना, ये स्कूल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, जे में भी आता है, नीट में भी आता है। मैथ्स वालों में तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ये आपको गिवन है एक्सेस, सुनते रहे भाई क्वेश्चन, ये एक्सेस गिवन है और एक्सेस का कोई कोऑर्डिनेट गिवन होगा आपको। चलो मैं इजीएस्ट लेता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसको P बोल देते हैं, इसको O बोल देते हैं। P पॉइंट हो गया 2, 4, 5 लेते हैं, ठीक है। कोई रॉड एज्यूम कर लो आप, हालांकि रॉड वॉड लिखा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ क्या लिखा होगा, जैसे एक्सेस O है ना, और लिखा होगा फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है। चलो फोर्स लेते हैं भाई, कितना फोर्स भी आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा। चलो I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप लेता है ना, पर ये फिगर देखिए, कैलकुलेट टॉर्क ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट टॉर्क ऑफ फोर्स about O, calculate torque of the force about O when applied at P, calculate torque of the force about O when applied at P। इसको P पे अप्लाई किया है, ठीक है, और आपको टॉर्क बताना है। ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ मैं। टॉर्क के लिए क्या चाहिए बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? R क्रॉस F। R क्या होता है यार, डिस्टेंस मत बोलो यार, टेक्निकल टर्म में बोलो। R क्या है? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? जहां पे फोर्स अप्लाई किया है, जहां पे फोर्स अप्लाई किया उसका पोजीशन वेक्टर कहां से? एक्सिस से ना। पोजीशन वेक्टर तो किसी उससे होता है ना यार, एक्सिस से ना। तो R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम O। O क्या है? O एक्सेस हो गया ना, फ्रॉम एक्सेस। मतलब बेसिकली आर ये हो गया ना, क्यों भाई? ये तो आर होगा, बताइए आप लोग। ये तो आर हो गया ना, जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया उसका कहां से वेक्टर? जहां से एक्सिस उसकी। मतलब आप इमेजिन करो, ये रॉड, ये कुछ लिखा नहीं होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होगी, एक रॉड होगी, यहाँ पे क्या होगी, वो हिंज होगी, समझे? ऐसे एक्सिस होगी उसकी, और यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो रॉड ऐसे क्या करेगी, घूम जाएगी, समझे? ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब क्या करोगे बताओ? आर क्रॉस एफ निकालोगे? पहले तो आर निकालना है, आर निकलेगा कैसे बताओ? नहीं, वेक्टर फॉर्म बताना है मैं। हाँ बताओगे अगर कैसे निकाला? आर निकालने का मतलब होता है, आर कैसे निकालते हो? आज भी कोई गेम खेल रहे हैं? अरे बहुत फोन आता है। देखो देखो देखो, दोबारा बताओ भाई एक बार। 2 - 1। हाँ समझा दो, समझाने को बोल रहा हूँ। सर फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस, समझ लो सारे बच्चे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। वैसे इसको पता कर सकते हैं, इसको मिल सकते हैं 2i कैप क्या, 4j प्लस 5k कैप, माइनस इसको करोगे, किसको क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे, माइनस कर दिए। स्कूल में भी आएगा और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का तो कह सकते हो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप,
ये आर आ गया। और फोर्स कितना है बताओ? I cap plus J cap plus 2 K. एक काम करते हैं, तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए बताओ? दोनों पैरेलल नहीं हो गए? तो अगर फोर्स और आर पैरेलल हो गए तो क्या होगा बताओ? टॉर्क जीरो जाएगा ना? अरे आर एफ साइन थीटा होता है ना, तो आर और एफ अगर सेम डायरेक्शन में तो टर्निंग इफेक्ट ही नहीं आएगा, उसको सीधे क्या करेगा? पुल करेगा। तो एक काम करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाते आपके लिए, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। बाई चांस ऐसा हो गया गलती से, सेम आ गए, फोर्स चेंज कर लो। अरे पहले आर और एफ की वैल्यू सेम आ गई थी ना, तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो क्या होगा बताओ? अगर आर और एफ पैरेलल हो गए तो टर्निंग इफेक्ट आएगा, क्या अगर उसको पुल करेगा टॉर्क जीरो हो जाएगा। या आर एफ साइन थीटा होता है, थीटा क्या हो गया? थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो, जीरो हो गया टॉर्क जीरो आ जाएगा। तो मैंने फोर्स चेंज कर दिया। फोर्स कितना कर दिया मैंने? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। निकालो 4b, क्वेश्चन मिलने वाला है तुम्हें पक्का। अब आर क्रॉस एफ निकालो। कैसे निकालोगे आर क्रॉस एफ? डिटरमिनेंट मेथड याद आ रहा है किसी को? चलो भाई, बहुत से लोग भूल गए होंगे, देखें। हाँ देख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। आर क्रॉस एफ निकालना है आपको, तो यहाँ पे लिखोगे आई कैप, यहाँ लिखोगे जे कैप। देख लीजिए भाई सारे बच्चे, इनको नहीं आता है, नोट बाद में करना। आई जे के, पहले कौन है आर क्रॉस एफ में? आर पहले, आर कितना है? तो जैसे कोफिशिएंट्स होते हैं इनको यहाँ लिख लेते हैं। कितना है आई कैप का? फिर ये 1 2 2 हो गया। फिर एफ में कितना है? तो फिर आप 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसा लिख लेंगे। इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। चलो भाई प्रिय बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप आई कैप, ठीक है, इसका आगे कोई कोफिशिएंट आएगा, फिर लिखेंगे आप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। अब देखो आई कैप के अंदर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जब आप आई कैप लेंगे, इसको छोड़ देना है भाई, प्लीज बातें नहीं करें आप लोग, और इसको छोड़ देंगे आप दोनों को। दिस मल्टीप्लाइड माइनस दिस मल्टीप्लाइड, 2 into 3 कितना आएगा? 2 into 1 कितना आएगा? तो 2 into 3 माइनस 1 into 2, ठीक है। नोट करते रहो अच्छा साथ में पहले। 2 into 3 माइनस 1 into 2, ठीक है।